हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम डेली रूटीन की बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ समझने का है, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको रटना पड़े। सो इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ें। जैसे कि नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। हम जहाँ से भी अपना फूड लेते हैं, प्लांट, एनिमल, जो भी हम फूड लेते हैं, उन सभी रिसोर्सेज का इम्प्रूवमेंट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी बढ़ोतरी करना, उनको सस्टेन करना, बचा के रखना, कि कैसे हम लिमिटेड फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करके हम उनसे मैक्सिमम फूड ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। कि हमें अपने जो भी फूड रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हमें फूड मिलता है, उन सब का इम्प्रूवमेंट कैसे करें, कम में ज़्यादा चीज़ें हम कैसे ले सकते हैं। सो फूड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस धरती पे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको खाने की बहुत आवश्यकता होती है। खाने की आवश्यकता क्यों होती है? बिकॉज दे नीड एनर्जी। उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो अपना डेली वर्क कर सके, अपनी दिनचर्या कर सके, अपनी बॉडी को बना सके, फॉर द बॉडी बिल्डिंग, कि अपने शरीर को बना सके, ऊर्जा में ले सके, जिससे कि वो अपने एक्टिविटीज़ कर सके, लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। जैसे फूड सप्लाईज से हमें क्या क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है टू गेट द एनर्जी। एनर्जी को लेने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। और ये जिन रिसोर्सेज से आते हैं उनका इम्प्रूवमेंट करना, उनको अच्छा करना, ताकि हमें रिसोर्स को नुकसान पहुंचाए बिना, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किए बिना हम ज़्यादा प्रोडक्ट ले सके। हमारे जो मेजर सोर्स है फूड के, वो है प्लांट और एनिमल। हम प्लांट से खा लेते हैं फूड, या फिर एनिमल से लेते हैं। जैसे प्लांट से हम क्या क्या लेते हैं? वी टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट, ऑयल सीड एंड कॉन्डिमेंट एंड स्पाइसेस। ये सारी चीज़ें हम कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। जैसे हमारा चावल है, हमारा गेहूं है, ये सारे के सारे सीरियल्स में आते हैं, ग्रास फैमिली है। एनिमल से हम क्या, एनिमल कौन कौन से हैं? जैसे फिश है, ठीक है, हम मीट खाते हैं, एग है, मिल्क लेते हैं, शहद लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम एनिमल से लेते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे फूड रिसोर्सेज क्या है? हमारे फूड रिसोर्सेज प्लांट है और एनिमल्स है। तो इन प्लांट्स और एनिमल्स को हम टेक केयर करें और इन प्लांट्स और एनिमल्स का हम इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं प्लांट से कैसे लेते हैं। हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उससे हम क्या लेते हैं? हम अपना खाना लेते हैं। तो एक वर्ड आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हम यहाँ पे बाद में बताएंगे, उससे पहले एक बार देखते हैं हमें वो सारी प्रैक्टिसेस, वी हैव टू अडॉप्ट सच टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस। हमें खेती करने के लिए वो सारे तरीके, वो सारे मेथड्स अपनाने पड़ेंगे जो इस बात के लिए दावा करें, इस बात को पूर्ण करें कि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है, आज की जनरेशन जो है, आप लोग, मैं, ये सब अच्छे से खाना लें विदाउट एंडेंजरिंग द रिसोर्सेज, विदाउट एंडेंजरिंग द रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को खत्म किए बिना, नष्ट किए बिना, जो कि बेस है फ्यूचर जनरेशन का। मतलब हम अपनी खेती बाड़ी इस तरह से करें कि हम भी अच्छे से खाना ले पाए और हमारे आने वाली जनरेशन भी उसको यूज़ कर सकें, और उसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। मान लीजिए कि हम खेती ऐसे करें कि हम खा लें और हम उस सारी चीज़ का ध्यान ही नहीं रखें कि इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में खेती कैसे होगी, फूड कहाँ से लेंगे लोग। सो इट विल बी ए ग्रेट लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना चाहिए हमें। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? इट इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, खेती करने की प्रैक्टिस, एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैक्सिमम एग्रीकल्चर यील्ड, कि हम वो तरीके अपनाएं हमारी खेती में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल ले सकें,
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा ले सकें, ताकि हमारी प्रेजेंट टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, आज की आबादी है, वो अच्छे से उस खाने को यूज़ कर सके विदाउट एंडेंजरिंग द रिसोर्सेज बेस ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि विदाउट एंडेंजरिंग, बिना ख़त्म किए हुए, बिना नुकसान पहुंचाए हुए उन रिसोर्सेज को जो कि बेस है फ्यूचर जनरेशन का, आने वाली जनरेशन का बेस है, अगर हम सब ख़त्म कर देंगे तो आने वाले क्या खाएंगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या हुआ कि वो तरीके जिससे हम फार्मिंग अच्छे से कर सके और हम प्रोडक्ट अच्छे से ले सके विदाउट अफेक्टिंग द रिसोर्सेज। जैसे कि कुछ एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। 1960 से 1970 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, और इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देयर वाज ए इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। खाने का प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। जो हम फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, सीरियल्स ले रहे हैं, वेजिटेबल ले रहे हैं, नट्स ले रहे हैं, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ओके, लेकिन हुआ कैसे? वो गुड प्रैक्टिसेस में क्या था? अच्छी वैरायटी लेना और अच्छी तरीके से कल्टीवेशन करना, उगाना, उनको अच्छे से पानी वानी देना, उनकी रक्षा करना, टेक केयर करना, डिजीज से बचाना, और एक अच्छी किस्म, अच्छी वैरायटी, अच्छी नस्ल हमने ली थी प्लांट्स की। इंडिया देयर हैज़ बीन, देखिए, और इंडिया में एक बहुत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि हम लोगों ने हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसका 4 गुना ज़्यादा अचीव कर लिया है। मान लीजिए एक टाइम था कि हम एक बार में एक ज़मीन के अंदर, 1 एकड़ के अंदर 100 किलो अनाज उगाते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उससे 4 गुना ज़्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं। हम 400 किलो अनाज पैदा करें, फॉर एग्जाम्पल लिया था। और हमने धरती का भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, हमने सिर्फ 25% लैंड इंक्रीज़ कर ली फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और 25% इंक्रीज़ करने के बाद हमने 4 गुना 4 टाइम्स हमने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर लिया। ओके, there has been 4 times increase in the production of food grain with only 25% increase in cultivable land। जो उगाने योग्य, खेती करने योग्य ज़मीन थी उसका सिर्फ हमने 25% और ज़्यादा इस्तेमाल किया, और बदले में हमने 4 गुना ज़्यादा फसल ले ली बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो सीड लिए थे वो हमने अपनी मर्जी के लिए थे, और उस मर्जी में क्या था कि वो सीड है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी पैदावार करने वाला होना चाहिए। हमने पौधों को बहुत अच्छे से नर्चर किया, देखभाल की उनकी अच्छे से, उनको फर्टिलाइजर्स दिए, उनको मैन्योर दिए, उनको बचाया, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस, और हमने लॉस से बचाया, जैसे कि फसल पक के तैयार है वो ख़राब नहीं हो जाए, ठीक है, इन सारे लॉसेस से हमने बचाया। तब हमने क्या सीखा, तब हमने क्या पाया कि हमने 4 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली है। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं कि हम अच्छी किस्म के सीड लें, हम अच्छे से देखभाल करें, और खेती में हम नुकसान ना होने चाहिए। सो हमने वी हैव इम्प्रूव्ड आवर मेथड्स टू इम्प्रूव द यील्ड। उपज बढ़ाने के लिए हमने अपने मेथड्स को क्या कर लिया है, अच्छा कर लिया है, बहुत अच्छे मेथड्स हमने बना लिए हैं। ओके, तो हमने देखा कि हम क्रॉप के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। सो वी कैन इम्प्रूव द यील्ड और वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्शन बाय 3 मेन मेथड्स। क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर दें, जो वैरायटी, जो नस्ल हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक एकड़ के अंदर एक वैरायटी ए है, उससे 1000 kg आप गेहूं लेते हो। फिर हमें किसी ने बताया कि एक वैरायटी बी है, ये आपको 1 एकड़ के अंदर 2000 kg व्हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हम कौन सी चूज करेंगे? वो करेंगे जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, तो भैया हमने जो प्रोडक्ट करना है, जो प्रोड्यूस करना है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट किया है। और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हम उस खेत का, उस फसल का कैसे
कैसे प्रोटेक्शन करें जिससे नुकसान ना हो। तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट आज हम पढ़ेंगे। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर क्या था, एक गुड वैरायटी ऑफ क्रॉप और सीड मस्ट बी सिलेक्टेड। एक अच्छा, देखिए आप जब खेती में जब आप खेती करते हैं तो हम हमेशा अच्छे बीज उगाते हैं। अच्छे बीज उगाएंगे तो अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल का मतलब मोर प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने सीड को सेलेक्ट करना होता है जो कि अच्छी उपज देता है, गुड यील्ड देता है। ठीक है, तो सेलेक्टेड जो वैरायटी हम लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर बीमारी नहीं लगनी चाहिए। सो डिजीज रेसिस्टेंस होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा, अगर हम कोई खाद वगैरह डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स दे। मान लीजिए हमने उसको जल्दी बढ़ने के लिए हम खाद डालते हैं तो हाँ वो बढ़े। प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और भैया जो प्रोड्यूस किया हमने, जो फसल ली उसकी क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए और क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें ऐसी फसल उगानी है जो क्लाइमेटिक स्ट्रेसेस को, वेदर चेंजेस को अच्छे से सहन कर सके, टॉलरेट कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मौसम खराब हुआ और फसल खराब हो। ओके, सो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट यूज मैनी टेक्निक्स। क्रॉप वैरायटी हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। 3 पॉइंट है मेन क्रॉप इंप्रूवमेंट के। तो पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट यूज मैनी टेक्निक्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द यील्ड। कि भैया यील्ड का मतलब पैदावार, कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अच्छी हो जाए। तो पहला तरीका है हमारा उसके अंदर प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स, देखिए बच्चों इसमें है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक प्लांट, ये आपने देखा ये व्हीट है, ये व्हीट है। तो पड़ोसी के खेत में जो व्हीट उग रहा है वो आपने देखा, वो पौधा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बहुत ज़्यादा गेहूं उसके ऊपर लगे हुए हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा गेहूं देता है। आपने अपने फील्ड में देखा कि मेरा पौधा तो छोटा है लेकिन ये गेहूं भी कम दे रहा है। लेकिन इसमें एक फायदा है, इसमें बीमारी नहीं लग रही और इसमें बीमारी लग रही है। तो आपने क्या किया, जेनेटिकली इन दोनों प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन करा दी। एक को आपने फीमेल माना, दोनों का क्रॉस करा दिया, और इससे जो सीड प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर दोनों की ए और बी वैरायटी, मेल और फीमेल वैरायटी, दोनों के ही कैरेक्टर्स थे। तो जब आपने उसको बोया तो चेक किया कि हाँ अब मेरा पौधा बड़ा भी है, डिजीज रेसिस्टेंट भी है, और इसके ऊपर ज़्यादा गेहूं आ रहे हैं। सो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स। दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को क्रॉस करना, दो डिफरेंट वेराइटीज को या दो डिफरेंट स्पीसीज को क्या करना, क्रॉस करना। क्यों करते हैं ऐसा, ताकि एक दूसरे के जो कैरेक्टर्स हैं, गुण हैं, वो क्या हो, आने वाली जनरेशन में, आने वाली जनरेशन का मतलब इनसे जो सीड बनेंगे उसमें आ जाए। टू प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर, डिजायर्ड कैरेक्टर वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो कैरेक्टर आपको पसंद है। इस प्लांट में आपको पसंद था कि भैया बहुत अच्छे से ग्रो करता है और इस पे ज़्यादा यील्ड आती है, तो आपका ये, और एक ऐसा प्लांट था जिसके ऊपर यील्ड तो कम है लेकिन वो डिजीज फ्री है। तो आपका कैरेक्टर डिजायर्ड, आप चाहते हो कि ये दोनों कैरेक्टर हैं ये नए पौधे में आ जाएं, या इन दोनों से एक ऐसा सीड बन जाए जिसमें डिजीज भी ना लगे, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आपका डिजायर्ड कैरेक्टर है। सो द टू प्लांट्स हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर मेड टू क्रॉस, दोनों को क्रॉस कराया जाता है और उनसे सीड बनाया जाता है। वन प्लांट को मेल बोलते हैं, दूसरे को फीमेल बोलते हैं। ऐसे करते कैसे हैं, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम एक प्लांट जिसको हम मेल बोल रहे हैं वहाँ से पोलन ग्रेन उठाएंगे उसके, और पोलन ग्रेन जो दूसरा प्लांट जो फीमेल बोल रहे हैं उसके स्टिग्मा के ऊपर उसको डाल देंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया, और इससे जो नया पौधा बनेगा, जो नया सीड बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, इन दोनों के कैरेक्टर होंगे। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंड dusted over the stigma of female. After pollination, the seed from the plant are collected, which are shown
शोन आना चाहिए था, शोइंग गलत है। एंड डेवलपमेंट शोज डिजायर्ड कैरेक्टर्स, और जो हमारा सीड बनेगा, सीड से नया पौधा बनेगा, उसमें हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे। तो डिजायर्ड कैरेक्टर क्या क्या थे? हाई यील्ड होना चाहिए, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो बायोटिक और एबायोटिक का मतलब क्या हुआ कि भैया जो हमारे प्राकृतिक नेचुरल जितनी भी आपदा हैं, जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, ठीक है, ये सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। चेंज इन द मैच्योरिटी पीरियड, कि भैया एक फसल है वो 100 दिन लेती है पकने में, लेकिन हाइब्रिड फसल है वो 60 दिन में पक जा रही है, तो मैच्योरिटी पीरियड में भी बदलाव आ गया। वाइड एडेप्टेबिलिटी, मतलब ये एक ऐसे सीड है, इनको आप कहीं पे भी उगा लो, ठीक है। डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, एग्रोनॉमिक का मतलब हो गया कि आपके फील्ड से रिलेटेड, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, टॉल है, डिजीज रेसिस्टेंस है, लेकिन इसकी यील्ड बहुत कम है। ये प्लांट शॉर्ट है लेकिन इसकी हाई यील्ड है। दोनों को हमने क्या कराया? क्रॉसिंग कराया। क्रॉसिंग करने के बाद जो प्लांट आया वो कैसा था? टॉल, हाई यील्ड और डिजीज रेसिस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आप यहाँ तक इसको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को दोबारा इससे आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।